Worked example 7. The volume V centimeter cube of a solid is directly proportional to the cube of its radius. Volume यानी V of a solid is directly proportional to the cube of its radius. अच्छा, वॉल्यूम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ये सिंबल लगा देंगे. क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस को इन्होंने कहा है कि आप स्मॉल r से शो करें और क्यूब कैसे करेंगे, r के ऊपर एक क्यूब लगा देंगे. तो जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ी है ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि द वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस r centimeter. When the radius of the solid is 6 centimeter, its volume is 905 centimeters cube. अब हम ये करते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज कर लेते हैं इक्वेशन में. और वो कैसे करते हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एज इट इज लिखनी होती है. प्रोपोर्शनैलिटी को आप चेंज कर देते हैं इक्वेशन में और आप एक कांस्टेंट k से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं. तो V इज इक्वल टू k टाइम्स r क्यूब, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. अच्छा, अब रेडियस ऑफ द सॉलिड 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम कितना है 905 सेंटीमीटर्स क्यूब. ठीक है. अच्छा, अब ये दो वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस करेंगे ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, k की. तो वॉल्यूम की जगह हमने 905 रिप्लेस कर दिया, k एज इट इज, और r की जगह मैं 6 रिप्लेस करूंगा. तो ये हमने 6 को रिप्लेस किया. सो k टाइम्स जी. सो 905 अब डिवाइड हो जाएगा 216 से. तो आपके पास आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर है किसी के पास? ठीक है, 4.189. तो 4.19 भी कर सकते हैं और 4.2 भी इसको राउंड ऑफ करके हम ले सकते हैं. ठीक है, और चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, ये भी ठीक है. तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में मेंटेन कर लेते हैं तो वो सबसे एक्यूरेट फॉर्म होगी. तो आपके पास v इज इक्वल टू 905 अपॉन 216 टाइम्स r क्यूब, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इक्वेशन ये क्या थे, ये देखें यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी थी. अब उसी में बस हमने k की वैल्यू रिप्लेस की है. ठीक है. अच्छा, अब कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड r, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया. ये पार्ट 1 का आंसर है. सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो आपको वॉल्यूम चाहिए, आप 905 अपॉन 216 मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब में r की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, 10. तो आपके पास 905,000 डिवाइडेड बाय 216 आ जाएगा. तो इससे फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 418.9. 9 के आगे क्या है, 98. तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 419 सेंटीमीटर्स क्यूब. ये आपके वॉल्यूम का आंसर हो गया.
इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, और प्रोपोर्शन का वर्ड ये शो कर रहा है कि जिस प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पर हम दो चीजों को रिलेट करते हैं, हम कहते हैं कि y is inversely proportional to x। अब पहली बात ये कि इसको ना मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम y is directly proportional to x, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखते थे कि हम y और x लिखते थे और इन दोनों के दरमियान एक सिंबल लगा देते थे इस तरह का। ये सिंबल शो करता था कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना शो करना है तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा देखिए, अगर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना शो करना है तो हम y एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन भी एज इट इज आएगा। बस एक डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि आप यहाँ पर x नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 1/x। तो जब आपने x को 1/x करके लिख दिया तो ये नोटेशन शो कर रही है कि y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप इस तरह लिखते थे जैसे आप लिखते आए हैं ना कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो आप उसको उसी तरह सामने लिखते थे। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप उसे 1/, करके लिखेंगे या रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह से है। दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करना है तो प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह होगा। कैसे होगा, आप यहाँ पे कैसे करते थे कि आप यहाँ पे y इक्वल टू x और x को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, k से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि आप y लिखेंगे, आप अपनी राइट हैंड साइड लिखेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन की जगह इक्वेशन का साइन लिखेंगे और राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किसी कांस्टेंट k से। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर ना इक्वेशन की फॉर्म इस तरह आएगी कि y इज इक्वल टू k/x, और अगर मैं x को दूसरी साइड पे मूव कर दूं तो इक्वेशन यूं भी बन सकती है कि y इंटू x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, यानी x और y को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा, सेम कांस्टेंट आंसर में आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एंड x, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता था, हमने देखा था कि y/x का आंसर हमेशा कांस्टेंट आता था, ये भी एक फॉर्म थी जो हमने पढ़ी थी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में y और x का प्रोडक्ट हमेशा सेम आंसर देगा। अच्छा अब देखें, सिंस y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल y की एक वैल्यू है 8 और x की एक वैल्यू है 4, अगर मैं y को डबल कर देता हूं तो y की न्यू वैल्यू 16 हो जाएगी। x की वैल्यू इसके अगेंस्ट में क्या आएगी, 2 आएगी। इसके अगेंस्ट में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि देखें y जिस प्रोपोर्शनल से इंक्रीज हुआ ना, डबल हुआ, x को उस प्रोपोर्शन से आपको डिक्रीज करना है, तो डबल का ऑपोजिट क्या होता है, हाफ करना, ठीक है। या सिंपलर वर्ड्स में यूं समझें कि अगर आपने y को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना तो x को आप 2 से, और फर्ज करें, अब इसी का ऑपोजिट देखते हैं। एक साइड हमने ये देखा ना, हम फर्ज करें कि y को डिवाइड कर देते हैं 4 से,
y को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो y की न्यू वैल्यू क्या बन गई, सॉरी 2 बन जाएगी ना। तो इसके अगेंस्ट में x की क्या वैल्यू आएगी, वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पर न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो एक वेरिएबल जिस प्रोपोर्शन से जी ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन दोनों में सेम रहेगा। बस ये कि पहले ये होता था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरी तरफ भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए दूसरी तरफ भी डिवीजन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा होता था। इनवर्स में एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरी तरफ डिवीजन होगी, और अगर पहला डिवाइड हो रहा है तो दूसरा। चलें अब जरा एक इन्वेस्टिगेशन है वो हम देखते हैं। Table 1.6 shows the time taken for a car to travel a distance of 120 kilometers at different speeds. Speeds 10, 20, 30, 40, 60, 120. तो स्पीड ग्रेजुअली क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, टाइम टेकन देखें, टाइम टेकन अब देखें, स्क्रीन आ रही है आपके पास, ठीक है। अब देखें आपके पास स्पीड 10, 20, 30, 40, 60, 120, इसका मतलब है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है स्पीड में। टाइम के अंदर आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, डिक्रीज। और ये अंडरस्टैंडेबल है, जब ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव करता है ना तो उसको डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगता है, और जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसको टाइम भी ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जो रोड पे चलती है ना उसकी स्पीड निस्बतन कम होती है ट्रेन के मुकाबले में, ट्रेन बहुत हाई स्पीड हो सकती है। और इसी तरह से आपके पास जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना, आप देखेंगे ट्रैवलिंग के लिए उसमें टाइम आपको उतना कम लगेगा। अच्छा, अब देखें कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस विल द टाइम टेकन इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपका आंसर है द टाइम टेकन विल डिक्रीज। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज डबल्ड, अगर हम कार की स्पीड को डबल कर दें, हाउ विल द टाइम चेंज, टाइम कितना हो जाएगा, हाँ क्योंकि डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम कितना हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। अब क्या ये चीज आप टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहां पर देखें, बिल्कुल जब आपकी स्पीड 10 से 20 हुई तो इट मींस कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, डबल हो रही है। आपके पास नहीं आ रही स्क्रीन, क्यों स्क्रीन ही नहीं आ रही? आप ऐसा करें उनके साथ होके बैठ जाए, चेयर ज्यादा थोड़ी सी ना और इस तरफ करना है। चलो देखें, अगर आपकी स्पीड 10 से 20 हुई तो इट मींस कि ये डबल हो गई। तो टाइम आपके पास हाफ हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, आ जाएगी अभी स्क्रीन। चलें देखें, इसी को ना आप एक और जगह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 20 एंड 40 में कर सकते हैं। अगर स्पीड 20 से 40 हो गई, ठीक है, स्पीड अगर 20 से 40 हो जाती है तो डबल हो रही है। टाइम को आप दोबारा देखिए, 6 से 3 हाफ हो गया, ठीक है। एक और दफा देखें, अगर आप 30 से 60 की स्पीड करते हैं तो टाइम अगेन हाफ हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है।
जी 60 से 120 भी कर सकते हैं। तो सब जगह हमारी ऑब्जर्वेशन यही है, if the speed of the car is doubled, how will the time change? Time will become half. अच्छा, अब इन्होंने हिंट भी यही दी थी कि compare the time taken when the speed of the car are 20 and 40. If the speed of the car is tripled, tripled का मतलब multiplied by 3. अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, what will happen to the time taken? वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये देखें, फर्ज करें कि अब हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रिपल होने को 10 से 30 में। ठीक है, 10 से 30 हो गया टाइम, तो स्पीड 10 से 30 हो गई ट्रिपल। टाइम कितना हो रहा है? 12 से 4 डिवाइडेड बाय 3। स्पीड 20 से 60 हो गई, ट्रिपल हो गई। टाइम देखें 6 से 2 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी आपका स्पीड ट्रिपल होगी तो टाइम डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, हाफ का मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो आप टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। अब इसकी रिवर्स देखें चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी हायर वैल्यू ऑफ स्पीड से शुरू करके उसको हाफ करवाते हैं जी। हाँ चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। 120 का हाफ 60 है, और टाइम देखें 1 के मुकाबले में डबल हो गया। 60 का हाफ और टाइम फिर डबल हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है, नीचे गिरा ना। If the speed of the car is reduced by 1/3, 1/3 का मतलब है कि आप स्पीड को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। तो what will happen to the time taken? वो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका इतना आइडिया हो गया है कि हमें शायद ऑब्जर्व करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखें इस इन्वेस्टिगेशन से ना कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी नोटिस दैट as the speed of the car x kilometers per hour increases, the time taken by hours decreases proportionally. That is, if x is doubled, the y is half. If x is tripled, y will be reduced to 1/3 of its original value. Similarly, if the speed of the car decreases, the time taken by hours increases proportionally. That is if x is half, y will be doubled. X is reduced by 1/3 of its original value, y will be tripled. The relationship is known as inverse proportion. इस तरह का relationship inverse proportion कहलाता है। We say that the speed of the car x kilometers per hour is inversely proportional to the time taken by hours. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए क्लास डिस्कशन है। अब बताएं रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या हो सकती हैं आपके ख्याल में? एक तो स्पीड और टाइम था, और टेम्परेचर और कैसे? हाँ हाँ ये सही है। जैसे कुकिंग में होता है कि अगर आप हीट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे ना तो वो चीज जल्दी नॉर्मली गर्म हो जाती है, कुक हो जाती है, और अगर आप लो हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। सही जी, हाँ सही है। तो ज्यादा ट्रीज होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और ट्रीज कम कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। सही है जी।
स्पेंडिंग और अर्निंग, सही है। अगर अर्निंग ज्यादा होगी तो आपकी जो वो है ना सेविंग्स, वो भी ज्यादा हो सकती हैं, और अर्निंग कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। स्पेंडिंग के साथ ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, अगर आप ज्यादा स्पेंड करेंगे तो आपकी सेविंग कम होगी, कम स्पेंड करेंगे तो जो भी अमाउंट है उसमें से सेविंग ज्यादा होगी। सही है ना? तो सेविंग इसी तरह बढ़ती है कि अर्निंग या तो ज्यादा हो जाती है या हमारी स्पेंडिंग कम हो जाती है। इसमें से ज्यादा कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में होती है? स्पेंडिंग ज्यादा कंट्रोल में होती है। तो स्पेंडिंग किस तरह होनी चाहिए? हाँ, अब आप देखें ना, आप में से अक्सर हैं साइंस वाले ना, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा। कॉमर्स वाले लेट आते हैं, उनको इसलिए आइडिया नहीं होगा। तो स्पेंडिंग में ये देखा जाता है कि जब आप कोई खर्चा कर रहे हैं ना, तो ये देखा जाता है कि वो खर्चा करना जरूरी है या नहीं। ठीक है? हाँ, अगर वो नीडेड है तो आप खर्च करें, नीडेड नहीं है तो फिर भी अगर आप खर्च करेंगे तो अब वो स्पेंडिंग अननेसेसरी है। दूसरी बात ये होती है कि जो आपकी ज़रूरत है उसको भी ना डिटरमिन होना चाहिए कि वो कितनी स्पेंडिंग से पूरी हो जाएगी। अगर आप उतनी स्पेंडिंग करते हैं तो सही है, और अगर आप उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, सही है। अब मोबाइल कौन सा लें उसको कैसे आप डिसाइड करेंगे? मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं एक टैबलेट भी ले सकता हूँ, एक मोबाइल भी ले सकता हूँ। आपके ख्याल में मुझे क्या लेना चाहिए? मोबाइल लेना चाहिए। मोबाइल का मैं क्या करूँगा? मुझे जैसे आपको पढ़ाना है तो इस वक्त मुझे मोबाइल काम आ रहा है या ये काम आ रहा है? चलें, टैबलेट नहीं तो लैपटॉप लगा लें। ये असल में टैबलेट कम लैपटॉप है ना। हाँ हाँ, तो असल में ये देखना होता है हर आदमी को कि उसे किस चीज की जरूरत है। अब किसी को हो सकता है कि मोबाइल की भी ना जरूरत हो, लेकिन लोग अपने शौक के लिए बहुत महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं। तो तो वो जैसे ही कोई नई गाड़ी आती है ना, उनकी कोशिश होती है कि उसको परचेज कर लें। अभी उन्होंने एक किया की एक बड़ी सी गाड़ी आई ना कार्निवॉल के नाम से, वो परचेज, फैमिली उनकी छोटी से है, 3 गाड़ियां उनके पास घर में पहले से खड़ी हुई हैं, अब एक और गाड़ी लाके खड़ी करने का क्या फायदा होगा? अब वो होता ही है कि हफ्ते में ना एक एक दफा उनको स्टार्ट करके गर्म करना पड़ता है, ताकि वो उनकी बैटरी बैटरी सब चीजें वर्किंग में रहे। इस्तेमाल में नहीं है। इसी तरह से अब किसी छोटे से काम के लिए भी कहीं जाना है, तो जैसे ग्रोसरी करने जाना है, वो एक आदमी ने गाड़ी में जाना है, कोई इतनी स्पेस की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा, पूरी गाड़ी साथ जाएगी और उसका जाहिर एक्सपेंडिचर होगा ना फिर। जी मैं सब नहीं आई तो नहीं है। तो इसी तरह जो है ना, ये चीज होती है कि हमें हर मौके पे ना ये देखना होता है कि हम क्या स्पेंडिंग करेंगे, कितनी करेंगे, कितनी जरूरी है, कितनी अननेसेसरी है। अच्छा, तो तो कुछ जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकती हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, और फिर उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो इस तरह की चीजें फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अच्छा, अब इसके साथ में सिमिलर क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें यही बताना होगा कि कौन सी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सी नहीं है। अच्छा, अब आप नोट करें जो टेबल हमें ऊपर गिवन था,
उसमें हम कुछ वर्किंग कर रहे हैं। वो क्या है कि हम स्पीड की वैल्यू को टाइम की वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। स्पीड की फर्स्ट वैल्यू थी 10 और उसके अगेंस्ट में टाइम कितना था। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया। अब सेकंड वैल्यू को देखें, स्पीड की वैल्यू 20, टाइम की वैल्यू, क्या आंसर आया। अब थर्ड पे क्या आंसर आ रहा है, 120, 30 into 4 120। फोर्थ पे क्या आंसर आ रहा है, अगेन 120। फिर क्या आंसर आ रहा है, और फिर लास्ट भी। इसका मतलब है वही जो हमने शुरू में देखा था कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एक तो हमने ये देखा था कि उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने देखा था कि उसकी इक्वेशन वो k अपॉन एक्स बनती है। और हमने देखा था कि x और y का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट यानी सेम नंबर आता है। और इस केस में वो सेम नंबर क्या है, सही। व्हाट कैन वी ऑब्जर्व अबाउट द प्रोडक्ट एक्स वाई। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इट्स आंसर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर 120। अच्छा, in inverse proportion the product xy is a constant. In this case xy is equal to 120. अच्छा, अब x क्या था, x क्या था, स्पीड, यानी x स्पीड है। y क्या था, टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस है ना, ये 120 के डिस्टेंस के लिए ली गई हैं। यानी आपने एक दफा ये बात फिक्स कर ली कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब अगर वो 10 की स्पीड से कवर करेगा तो उसको 12 घंटे लगेंगे। अगर वो 20 की स्पीड से कवर करेगा तो इस तरह से। तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि टाइम क्या होता जा रहा है। अच्छा, let the speed of the car be x1 20 kilometers, then the corresponding time taken will be 6, and if the speed of the car is 40, the corresponding time taken will be 3 hours. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x की एक वैल्यू उसके अगेंस्ट में y की एक वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करें, फिर आप x की कोई दूसरी वैल्यू लेके y की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का आंसर हमेशा सेम यानी वही कांस्टेंट आएगा। तो ये वाला रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए एप्लीकेबल है। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ y is inversely proportional to x, then y2 upon y1 is equal to x1 upon x2 और x1 y1 is equal to x2 y2। ठीक है, ओके। अब देखिए वर्क एग्जांपल 8। 10 identical taps can fill a tank in 4 hours. Calculate the time taken for 8 such taps to fill the same tank. अगर आप 10 टैप्स यूज कर रहे थे तो आपको 4 आवर्स लग रहे थे। अगर आप 2 टैप्स कम करके 8 टैप्स कर दें तो अब जो टाइम टेकन होगा वो पहले के मुकाबले में कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ये रीजन क्या है कि जो 10 टैप्स थे ना उनमें से 2 टैप्स कम हो गए, तो वो वाटर जो उन 2 टैप से आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, तो वाटर कम फिल हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो टाइम टेकन होगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ टैप्स और टाइम टेकन टू फिल द टैंक ये किस तरह है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ टैप्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन फॉर फिलिंग द टैंक। ठीक है, first we note that the time taken to fill the tank is inversely proportional to the number of taps used, because as the number of taps increases the time taken to fill the tank decreases, or as the number of taps decreases the time taken will increase. अब वही 2 मेथड्स हैं आपके पास, आप किसी भी तरह इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका तो वो है जो इक्वेशन वाला है ना,
वो भी हम यूज कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट वाला भी कर सकते हैं, हम यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ना इक्वेशन वाले तरीके से करके दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम टैब्स को T से शो कर लेते हैं, और नहीं, इसको हम जो है ना W से शो कर लेते हैं, वाटर, और टाइम को हम T से शो कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि नंबर ऑफ टैप्स और वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इज इक्वल टू K अपॉन T। अब देखें आपके पास वैल्यूज क्या गिवन है। वैल्यू ये गिवन है कि अगर आपके पास 10 टैप्स हैं तो टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स। तो आप W की जगह 10 पुट करें और यहाँ 4 पुट कर दें, तो इसका मतलब है कि K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी 40 अपॉन T। अब इन्होंने नंबर ऑफ टैप्स कितने कर दिए, 8 कर दिए। ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर W की जगह 8 पुट कर लेते हैं, 40 अपॉन T। तो T विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8। तो अब की दफा आपको कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स। ठीक है। ये वही मेथड है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। बाकी दो मेथड जिन्होंने एग्जाम्पल में यूज किए हुए, आप वहां से देख के भी इसे कर सकते हैं। इस वजह से कि देखें T यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां मूव करें वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 8 को यहाँ मूव कर दें तो यहाँ के 40 को डिवाइड करेगा। ओके, अब ऐसा करें कि प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन ट्राई करें। वर्ड एग्जाम्पल 9, 5 men can paint 2 identical houses in 3 days। ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक है आपके नंबर ऑफ मेन, दूसरा आपके नंबर ऑफ हाउसेस, और तीसरा नंबर ऑफ डेज या टाइम। तो अगर 5 लोग काम करेंगे तो 3 दिन में 2 जो आइडेंटिकल हाउसेज है ना उनको पेंट कर देंगे। अज्यूमिंग दैट ऑल द मेन वर्क एट द सेम रेट। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो सब के सब एक ही तरह से काम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी किस बारे में पूछ रहे हैं, टाइम के बारे में। टाइम कितना लगेगा, विल इट टेक 10 men टू पेंट 8 सच हाउसेस। पेंट करने वाले कितने हो गए, 10, हाउसेस कितने हो गए, 8। आपको ये बताना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है। हाँ देखें, अब जहाँ 3 क्वांटिटीज होती है ना, वहां पर फिर हम इक्वेशंस नहीं बनाते। सही है। वहां पे क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी, सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों क्वांटिटीज को नोट डाउन करेंगे। पहली है नंबर ऑफ मेन, सेकंड है नंबर ऑफ हाउसेस, और थर्ड है नंबर ऑफ डेज। हमें बताया गया कि अगर 5 men वर्किंग करते हैं तो 2 हाउसेस को 3 days में पेंट कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आप नंबर ऑफ मेन कितने कर लें, 10, नंबर ऑफ हाउसेस कितने कर लें, 8, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ डेज उनको कितने लगेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना ही होता है कि हम किसी एक के साथ ना बाकी दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये रिलेशन कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि नंबर ऑफ डेज को इग्नोर कर दें और नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ हाउसेस को कंपेयर करें। अगर नंबर ऑफ मेन ज़्यादा हो तो जो वो हाउसेस पेंट करेंगे
वो भी क्या होंगे, ज्यादा हाउसेस पेंट कर लेंगे, है ना। मिसाल के तौर पर एक दिन का आपने टाइम रखा, एक दिन के लिए आपने 20 लोगों को एम्प्लॉय किया कि हाउसेस को पेंट करना है, और उसी एक दिन के लिए अगर आपने 40 मैन को रख लिया तो जितना काम 20 लोगों ने किया होगा उससे डबल काम कौन कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा लोग रखेंगे तो हाउसेस जो पेंट होंगे वो भी, और अगर आप लोगों को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ हाउसेस जो पेंट होंगे वो भी कम होंगे। सही है। सेकंड, हम कंपेयर कर लेते हैं नंबर ऑफ मैन को डेज के साथ। फर्ज करें आपने कहा कि भाई 10 हाउसेज हैं जिनको पेंट करना है, आपने उनको बता दिए 10 हाउसेज हैं। अब अगर आप ज्यादा लोग लगाते हैं काम करने के लिए तो वो जो नंबर ऑफ डेज कंज्यूम करेंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे। और उन्हीं 10 घरों को पेंट करने के लिए अगर आपने कम लेबर लगाई तो उनको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपने देखा ना कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही होता है। नहीं देखें, जब हम मैन और डेज को कंपेयर कर रहे हैं ना, फिर हम हाउसेस को फिक्स कर देंगे। जैसे मैंने क्वांटिटी क्या फिक्स कर दी थी, 10 हाउसेस की। आप इसको यूं समझें कि फॉर द सेम नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस सेम है, अगर आप ज्यादा लोग लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा, कम लोग लगाएंगे तो, ठीक है। तो एक वक्त में जिन दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे ना, तीसरी को कांस्टेंट रख लेंगे, सेम रख लेंगे, फिर कंपैरिजन होगा सही से। और अगर वो भी चेंज होगी तो फिर तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना। तो सेम नंबर ऑफ हाउसेस रखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में ना ऐसे ही होता है कि अब जो चीज बिल्ड करनी है उसका पूरा मैप सब कुछ उसके पास होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर के पास। अब होता ही है कि जब उसको काम जल्दी जल्दी करके देना होता है ना, और जब वो विलिंग होता है जल्दी करने के लिए, तो वो सारी मशीनरी, लेबर, सब कुछ प्रॉपर करके उसको विद इन टाइम कंप्लीट करके दे देता है। और कभी अगर ऐसा हो कि उसको लेबर नहीं मिल पा रही, या उसको मटेरियल नहीं मिल पा रहा, या मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो बावजूद कोशिश के, चूंकि लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो उस गिवन टाइम के अंदर कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से ना यहाँ पे भी कंपैरिजन होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि मेन और हाउसेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। साथ साथ हमने देखा कि मेन और डेज या टाइम वो कैसे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहां पर आपके पास, आपको पता है ना, हम यहाँ पे 3 चीजों की रेशोज कंसिडर कर रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया था कि रेशो का मतलब इसका नॉर्मल मीनिंग होता है, जो कि क्या होता है, डिवीजन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेशो का मतलब ऑपोजिट हो जाता है, और वहां पर इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब आप गौर से देखें, मैं इस सारे नंबर्स को ना जो ऐसे एक लाइन में लिखे हैं, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने लगा हूं। 5 और 2 कैसे प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशो का मतलब। लेकिन 5 और 3 कैसे प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 3। बीच में मैंने क्या लगा दिया, इक्वल का साइन। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन पर आते हैं, और सेकंड लाइन के बारे में आप मुझे बताएं कि हमें क्या लिखना चाहिए। ठीक है, देखें 10 मेन और हाउसेस 8 है, तो 10 डिवाइड होगा 8 से, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 किससे, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है जिसमें एक अननोन है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर वहां पर हम x को अकेला करना चाह रहे हैं तो x को 8 डिवाइड कर रहा है, अगर यहाँ मूव करेंगे तो
मल्टीप्लाई करेगा, 10 उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ मूव करेंगे तो आकर, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ 9 में लिखा हुआ है कि 3 men can dig 2 identical trenches in 5 hours। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ men, सेकंड नंबर ऑफ ट्रेंचेस, और थर्ड है नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि 3 men can dig 2 trenches in 5 hours. Assuming that all the men work at the same rate, how long will it take 5 men to dig 7 such trenches? और how long से मुराद है कि वो हमसे टाइम पूछना चाह रहे हैं। ट्रेंच कहते हैं गार को, खाई वगैरह को ना, हाँ खंदक को कहते हैं, खंदक ज्यादा सही लफ्ज़ है। अच्छा देखें, अगर हम टाइम को थोड़ी देर के लिए सेम रख लेते हैं, हम कहते हैं कि 10 घंटे काम करना है। अब अगर आप ज्यादा लोग लगाएंगे तो वो ट्रेंचेस भी ज्यादा डिग कर लेंगे, और अगर आपने कम लोग लगाए तो उतने टाइम में ट्रेंचेस भी कम डिग होंगे। इसका मतलब है कि मैन और ट्रेंचेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अच्छा, अब हम ट्रेंचेस को फिक्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 10 ट्रेंचेस डिग करनी है। अब अगर आपने ज्यादा लोग लगाए तो वो उतनी ट्रेंचेस कम टाइम में डिग कर लेंगे, अगर आपने कम लोग लगाए तो उतनी ही ट्रेंचेस को डिग करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि मैन और आवर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करते हैं कि एक इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 5 मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इज इक्वल टू 5, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम 15/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 से, तो आपके पास 10.5 आवर्स ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।